जी स्लाइड्स विजिबल हैं आप सबके लिए? सर विजिबल है सबके लिए। मैं माइक म्यूट करने लगा हूँ आपके और फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। ओके सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम मसदी, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपसे मुखातिब हूँ। आज हम उस ट्रेनिंग सेशन का दूसरा सेशन ले रहे हैं जिसका टॉपिक जो है वो होगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सेशन भी आपके लिए आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपकी कामयाबी का ज़ामिन हो। जैसा कि पिछला सेशन हमने लिया था उसमें क्वेश्चन से ही हमने स्टार्ट किया था, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टाइम चूँकि लिमिटेड होगा, मेरी कोशिश होगी कि कम टाइम को मैं अच्छा यूटिलाइज करके आपको कम्युनिकेट कर सकूँ। अगर किसी वजह से ये सेशन डिसकंटिन्यू हुआ या ये क्वेश्चन सारे पूरे ना हुए तो हो सकता है मैं दूसरा सेशन भी जनरेट करूँ, ठीक है? तो आप वेट कीजिएगा उसके लिए। जी इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिग्रेशन और कोरिलेशन के, वो हमें जरूर होल्ड करने हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक। जी पहले इसका लेने। जी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ बीटा एक्स वाई एंड बीटा वाई एक्स, ये अब दोनों एक्स वाई लिखे हुए हैं, इसको आप दूसरे को वाई एक्स पढ़िएगा। इफ बीटा एक्स वाई एंड बीटा वाई एक्स आर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट then we have same sign, opposite sign, either opposite or same sign, nothing can be similar. Sorry कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको जरा सेट कर लूं। जी थैंक यू। इसमें क्वेश्चन ये है कि लेट बीटा एक्स वाई एंड बीटा वाई एक्स आर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, दे हैव सेम साइन, ऑपोजिट साइन, नीदर सेम नॉर ऑपोजिट और नथिंग कैन बी सेट। तो ये ज़हन में रखें कि जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं अगर वेरिएबल सेम हो तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साइन हमेशा सेम होते हैं, ठीक है? तो कौन सी ऑप्शन है सेम साइन की? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? तो ऑपोजिट जो अगर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होंगे और दोनों वेरिएबल सेम होंगे y और x, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक में y को आप x पे रिग्रेस कर रहे हैं, दूसरे में x को y पे रिग्रेस कर रहे हैं, तो दोनों के साइन जो हैं वो सेम होंगे। इसके पीछे रीजन भी सुन लें आप, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजन ये है कि जब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कंप्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर में कोवेरिएंस होता है, तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कोवेरिएंस सेम है, तो जिस कोवेरिएंस का साइन एक जैसा होगा तो जाहिर है कि वो कोएफिशिएंट भी एक जैसे होंगे। सो ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो ये है कि इफ बीटा वाई एक्स ग्रेटर देन 1 देन बीटा एक्स वाई इज। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होगा तो इसमें प्रॉपर्टी ये है कि दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा? ये क्वेश्चन देखें, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0। तो इसमें अगर एक ग्रेटर देन 1 होगा तो दूसरा लेस देन 1 होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 7 है तो दूसरा लेस देन 1 होगा फिर, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। बाज क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट की न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई होती हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली आंसर करना है इस प्रॉपर्टी को देखते हुए कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट लेस देन 1 होगा, कीपिंग इन माइंड दैट बोथ वेरिएबल्स x and y are the same variable for one regression and for the other one. If the standard error of estimate is 0, then the estimated regression line is said to be
परफेक्ट फिट, नॉट पॉसिबल, इम्परफेक्ट फिट, लाइन थ्रू ओरिजिन। तो ये ज़हन में रखें, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट 0 निकल आए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उस सूरत में 0 निकल सकती है जब y एग्जैक्टली y हैट के इक्वल हो, एग्जैक्टली तमाम पॉइंट्स के लिए। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सपोज अगर ऐसा हो तो वो कौन सी फिट कहलाएगी? परफेक्ट फिट कहलाएगी, परफेक्ट फिट। प्रैक्टिकली बहरहाल ऐसा नहीं होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4, if the two lines of regression are perpendicular to each other, the relation between the two regression coefficient is beta yx is equal to beta xy, beta yx into beta xy equal to 1, r equal to 0, and or beta yx is equal to minus beta xy। तो अगर परपेंडिकुलर होंगी दो लाइंस एक दूसरे के साथ तो फिर उनका कोरिलेशन क्या होगा? 0 होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। कोरिलेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली अगर आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये tan थीटा कोएफिशिएंट बनेगा, एंगल बनेगा, और उस एंगल को अगर आप असेस करेंगे तो ये मैं कैलकुलेशन आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। उसमें ये तभी पॉसिबल होगा अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 हो। इसका प्रूफ भी है बहरहाल। क्वेश्चन नंबर 5, regression coefficient is independent of origin, scale, both origin and scale, neither origin nor scale। तो ये जहन में रखें कि regression coefficient की प्रॉपर्टी है कि स्केल चेंज करने से फर्क पड़ता है, ओरिजिन चेंज करने से नहीं फर्क पड़ता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप x वेरिएबल में कोई कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बीटा कोएफिशिएंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल नॉट गेट चेंज। ओरिजिन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप x या y को स्केलिंग करेंगे, किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, चाहे वो कांस्टेंट सेम हो या डिफरेंट हो, उस सूरत में बीटा के ऊपर फर्क पड़ता है। तो स्केल को चेंज करने से फर्क पड़ता है, ओरिजिन को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर क्या है? बी, स्केल चेंज करने से फर्क पड़ता है। इसको यूं समराइज कर लें आप इस बात को कि जो मेन वेरिएबल है आपके रिग्रेशन के लिए, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिस्पांस वेरिएबल, अगर आप किसी कांस्टेंट से उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के आंसर चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो बी इज द राइट आंसर। Question number 6. If each of x variable is divided by 5 and y divided by 10, then beta yx by coded values is same as beta yx, half as beta yx, twice of beta yx, none of these above। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एक तो हमें बात पता लगी कि अगर x और y को अगर आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट लाजमी चेंज होता है, वैसा नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं और हमने बताना है कि कितना चेंज आया है। अगर एक y और x को आप रिग्रेस करें तो उसका कोएफिशिएंट अगर बीटा yx है, और फिर आप क्या करें, x को आप डिवाइड करें 5 से और y को डिवाइड करें 10 से, तो उस सूरत में जो नया बीटा yx आएगा उसका पुराने से क्या रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन है। तो उसका क्या रिलेशन होगा? वो हाफ हो जाएगा, पुराने से हाफ हो जाएगा। ये आंसर है बी। अब हाफ कैसे होगा, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। वो ये कि अगर आप एक जनरल ले लें रिलेशनशिप बीटा हैट का, तो वो होता है x प्राइम x इनवर्स x प्राइम y। अब आप देखें कि अगर आप x को 5 से डिवाइड करें तो 5 से ये डिवाइड होगा, 5 से ये डिवाइड होगा, ये 25 हो जाएगा, इन्वर्स है, बाहर आएगा तो ये 25 इधर आ जाएगा। इसी तरह ये 5 से डिवाइड होगा और ये 10 से डिवाइड होगा तो ये आपके डिवाइजर में आ जाएगा 50, तो ये बन जाएगा हाफ या 1/2। दैट्स वाई जो पुराना रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा वो नए रिग्रेशन कोएफिशिएंट का हाफ हो जाएगा, सॉरी
अपना नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है पुराने रिग्रेशन कोएफिशिएंट का हाफ हो जाएगा। तो आप इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये 5 और 10 ही लिखा हो, जाहिर है कोई और क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, यहाँ 5 10 के बजाय 4 और 16 हो, 2 और 3 हो, या कोई और हो। तो आप अगर आपको लॉजिक पता होगा तो यू विल बी एबल टू गिव द राइट आंसर। Question number 7. The geometric mean of two regression coefficients beta yx and beta xy is equal to R mean correlation coefficient, R square, 1 और none of above। तो ये ज़हन में रखें कि ये प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की भी, कि इनका जो कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, यानी कि yx का और xy का ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बराबर होता है। तो A इज द राइट आंसर। A इज द राइट आंसर। अगर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपके पास हो, x का y पे रिग्रेस करें, y को x पे रिग्रेस करें, उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन ले लें तो वो बेसिकली क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। और यहाँ एक और पॉइंट भी नोट कीजिएगा, अगले किसी क्वेश्चन में आ सकता है, इसके जो साइन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई हो सकते हैं, क्योंकि आप ले रहे हैं स्क्वायर रूट। तो आपने कौन सा साइन चूज करना है, आपने वो साइन चूज करना है जो साइन कोवेरियंस का साइन होगा, यानी कि जो साइन कोवेरियंस का होगा। अगर कोवेरियंस पॉजिटिव होगा तो फिर आर भी आप पॉजिटिव लेंगे, अगर कोवेरियंस नेगेटिव होगा तो फिर आर भी नेगेटिव लेंगे, राइट। इसको यूं समझ लें कि अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर निकल आया सपोज 0.7, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये +0.7 आर है कि -0.7 है। तो जो कोवेरियंस का साइन होगा वही साइन डिटरमाइन करेगा कि आर का साइन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इक्वल टू mx + 4 एंड x इक्वल टू 4y + m, ये दो रिग्रेशन मॉडल हैं, are the regression lines of y on x and x on y, then m lies between the values। m की क्या वैल्यू होंगी, अब आप नोट करें जरा, एक का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है 4 और दूसरे का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है m, तो रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, ये जो 4 है ये चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो m का आंसर लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि कोई यहाँ ऑप्शन ऐसी है। पहली ऑप्शन है A लाइज बिटवीन 0 and 1, बधाई लगता है कि ये ठीक है। दूसरी ऑप्शन है A लाइज बिटवीन M लाइज बिटवीन 0 and 0.5। तीसरी ऑप्शन है 0 and 0.25 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका ये है। देखिए जरा ये क्यों राइट आंसर है। आमतौर पर रिलेशन ये होता है कि एक जो बीटा XY होगा दूसरा रेसिप्रोकल के तौर पे फॉलो करेगा, यानी कि अगर आप सेकंड लेंगे बीटा वाई एक्स, ये बीटा एक्स वाई है ना, तो बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा ना वो पहले के रेसिप्रोकल के तौर पे आना चाहिए। तो अगर आप 4 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो 0.25 आता है, चूंकि इसका साइन पॉजिटिव है इसका मतलब है ये 0 से 0.25 के रेंज के दरमियान होगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, in multiple linear regression analysis, the square root of mean squared error is called multiple correlation coefficient, standard error of estimate, coefficient of determination, none of these। तो जो mean squared error का square root होता है वो चाहे multiple linear regression model हो या simple हो, दोनों सूरतों में उसे हम कहते हैं standard error of estimate। So B is the right answer। Question number 10. The range of a partial correlation coefficient is 0 to 1, 0 to infinity, -1 to 1 and -infinity to infinity। तो ये ज़हन में रखें कि पार्शियल कोरिलेशन हो या सिंपल कोरिलेशन हो, रेंज उसकी -1 to 1 ही रहती है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, homogeneity of 3 or more population correlation coefficients can be tested by। इसका क्या मतलब है, अगर आपने इक्वालिटी टेस्ट करनी हो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तो किस टेस्ट से टेस्ट की जा सकती है,
T test, Z test, chi-square test, F test. So right answer is chi-square test. ये भी ध्यान में रखें कि इस तरह के टेस्ट में हम बेसिकली ये टेस्ट कर रहे होते हैं, रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू रो 3 इक्वल टू सो ऑन, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की इक्वालिटी को आप टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट स्टैटिस्टिक की काई स्क्वायर बनती है। तो बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट इस पर्पस के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, if rho is the correlation coefficient, the quantity 1 minus rho square is termed as coefficient of determination, coefficient of non-determination, coefficient of alienation, और both B and C। तो ये ज़हन में रखें कि अगर रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो तो 1 माइनस रो स्क्वायर दोनों होते हैं, वो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी कहलाता है और कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन भी कहलाता है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी कहते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपकी राइट क्या होगी? बोथ बी एंड सी। ये आम बुक्स में शायद ये वाला पॉइंट आपको कम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल x एंड y इज रो, the correlation coefficient between x square and y square is। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि x और y पर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं कर रहे, यानी कि x में कोई स्केल या ओरिजिन की चेंज नहीं कर रहे, ना y में कर रहे हैं। तो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी ये है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी कि अगर x वेरिएबल और y वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन हो r, आप x में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर दें, इसी तरह से y में कोई कांस्टेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दें और किसी चीज से डिवाइड कर दें, तब भी इनके दरमियान कोरिलेशन रो ही रहेगा। लेकिन यहाँ ट्रिक क्या है, दोनों वेरिएबल को स्क्वायर कर दिया गया है, इस वजह से आप इसका इमीडिएट आंसर नहीं दे सकते। इसमें ए ऑप्शन है रो, बी है रो स्क्वायर, सी है 0, डी है नन ऑफ दीज। तो हमें नहीं पता कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान नया कोरिलेशन क्या होगा। सो राइट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। यानी कि ऐसा नहीं करें आपके इमीडिएटली आप कहते हैं रो स्क्वायर है, तो रो स्क्वायर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, द लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। रिग्रेशन लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? एक्स वाई पर, एक्स बार वाई बार पर, 0 0 पर या 1 1 पर। तो रिग्रेशन लाइन की ये प्रॉपर्टी है लीनियर रिग्रेशन लाइन की कि वो हमेशा इंटरसेक्ट करती है एक्स बार वाई बार पर। बी इज द राइट आंसर। अगर आप ये एक रिग्रेशन लाइन को प्लॉट कर रहे हो लाइक दिस, और ये अगर उसकी एक्स बार वाई बार की लाइन है और ये एक्स बार की लाइन है, तो हमेशा रिग्रेशन इंटरसेप्ट करेगी एक पॉइंट के ऊपर, जो कि क्या पॉइंट होगा? एक्स बार वाई बार का पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। ये आमतौर पे किसी इंटरव्यू में भी पूछ लेते होते हैं आपसे, आपके आगे पेपर रख के वो बताते होते हैं कि बताएं हमें कि कैसे रिग्रेशन लाइन मीन से पास करती है, तो वो इस तरह पास करती है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ रो इज 0, the line of regression are, lines of regressions are coincident, parallel, perpendicular to each other, none of these। तो अभी हमने पिछला एक क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 17, what information is given by value of the coefficient of determination। coefficient of determination हमें क्या बताता है? A, strength of relationship, B, both strength and direction of relationship, C, neither direction nor neither strength nor direction of relationship, and D, direction of relationship only। जो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन है ये बेसिकली बताता है आपको प्रोपोर्शन ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन टोटल वेरिएशन, ये बेसिक डेफिनेशन है उसकी। तो उस हिसाब से ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। डायरेक्शन नहीं बता सकता ये, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन होता है, तो ये आपको रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बता सकता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर इन द अवेलेबल आंसर्स।
अगर होता प्रोपोर्शन ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन तो वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता, क्योंकि वो दिया नहीं हुआ तो हम सिर्फ ए आंसर को टिक करेंगे यहाँ पे। सॉरी, ये देखें एक के नीचे एक और भी आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल वेरिएशन। ये टोटल वेरिएशन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन टोटल वेरिएशन। ठीक है, टोटल वेरिएशन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए ही राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following situation are inconsistent? A, अब आप एक एक करके चेक करते हैं कि कौन सी पॉसिबल नहीं है। y hat is equal to this and r equal to this। अब देखें बेसिकली आपने देखना कि जो r का साइन होता है, जो रेग्रेशन का कोएफिशिएंट का साइन होता है, वही कोरिलेशन का साइन होता है। तो स्लोप का साइन क्या है 0.01 और साइन इसका क्या है पॉजिटिव, r का साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये ठीक है, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, या की पॉइंट ध्यान में रखें कि जो होता है r एंड स्लोप have the same sign, same sign। अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी नेगेटिव होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव होगा। रीजन ये होती है कि दोनों के न्यूमरेटर में एक ही क्वांटिटी होती है जो कि होती है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। एक के डिनोमिनेटर में आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स होता है स्लोप के डिनोमिनेटर में, और कोरिलेशन के डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होते हैं। तो ये डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटीज हैं ये तो हैं ही पॉजिटिव, इस वजह से साइन डिटरमिन होता है कोवेरियंस से। तो जो कोवेरियंस का साइन होगा वही आर का साइन होगा, वही स्लोप का साइन होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ स्लोप भी पॉजिटिव है, कोरिलेशन भी पॉजिटिव है, तो ये तो ऑप्शन ठीक है, इस वजह से ये इनकंसिस्टेंट नहीं है। अगली पार्ट पे आए, इसमें स्लोप पॉजिटिव है, ये देखें स्लोप पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, ये भी इनकंसिस्टेंट नहीं है। उससे अगले ऑप्शन पे है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, ये भी इनकंसिस्टेंट नहीं है। उससे अगली ऑप्शन पे है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है +3, आर नेगेटिव है, तो ये इनकंसिस्टेंट है और यही जवाब है इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपने पॉइंट आउट करना था इनकंसिस्टेंट, जो कि पॉसिबल ना हो। इस हवाले से यहाँ देखें स्लोप का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, आर का कोएफिशिएंट है नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस वजह से डी इज द राइट आंसर। ऐसा ही कोई क्वेश्चन उलट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट की जगह पे कंसिस्टेंट लिखा हुआ हो, तो फिर जो कंसिस्टेंट होगा उसको आपने टिक करना है, डेफिनेटली वहां पे एक फिर कंसिस्टेंट होगा। यहाँ तो जो इनकंसिस्टेंट था वो एक था, दैट्स व्हाई हमने उसको सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 19, स्कैटर डायग्राम ऑफ वेरिएट एक्स वाई गिव्स द आइडिया अबाउट। स्कैटर डायग्राम हमें क्या बताती है? स्कैटर डायग्राम से बेसिकली हमें, अगर आप कहें कि ये है x और ये है y, तो स्कैटर डायग्राम इस तरह की होती है, ठीक है ना। ये हमें बताती है फंक्शनल फॉर्म कि x और y के दरमियान किस तरह की फंक्शनल फॉर्म है। तो देखें जरा फंक्शनल फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है, ए इज द राइट आंसर। लेकिन आपने इमीडिएटली टिक नहीं करना है, को बाकी भी पढ़ लें, बाकियों में लिखा हुआ रेग्रेशन मॉडल, नहीं रेग्रेशन मॉडल नहीं बताती है, ठीक है। इनडायरेक्टली आप रेग्रेशन मॉडल पता कर सकते हैं जब आपको फंक्शनल रिलेशनशिप पता लग जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है स्कैटर डायग्राम से, नन ऑफ अबव, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा वाई एक्स एंड बीटा एक्स वाई एंड रो हैव द सेम साइन इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जी? सिग्नेचर प्रॉपर्टी या साइन प्रॉपर्टी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी है साइन प्रॉपर्टी या सिग्नेचर प्रॉपर्टी, इसको ये कहते हैं, ठीक हो गया। वैसे अगर इसे डीपली देखें ना तो मेरे हिसाब से ए आंसर भी ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो बी है, क्योंकि इनकी फंक्शनल फॉर्म ही डिफाइन, फंक्शनल प्रॉपर्टी ही डिफाइन करती है कि इनके न्यूमरेटर में कोवेरियंस है। तो अप्रोप्रिएट जो है वो तो बी ही है, लेकिन अगर ए भी टिक किया जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना होता है, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इफ रो इक्वल टू प्लस माइनस द टू रेग्रेशन लाइंस आर। अगर रो प्लस माइनस हो तो दो रेग्रेशन लाइन क्या होती हैं? ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा नहीं, नन ऑफ अबव भी नहीं है।
अगर आपको असेस करना पड़े तो आप इसको कैसे असेस करेंगे? पैरेलल के कोइंसिडेंट, ठीक है, इनमें से आपने जवाब तलाश करना है। इसमें एक ट्रिक है, जरा देखिएगा कि दो लाइन अगर कोरिलेशन, देखिए कोरिलेशन एग्जैक्टली जो होता है, एग्जैक्ट कोरिलेशन या परफेक्ट कोरिलेशन, वो -1 या +1 होता है। इसका मतलब है कि वो पॉइंट दोनों के दोनों जो हैं एग्जैक्ट रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, लाइक दिस। सॉरी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस तरह का रिलेशनशिप होगा, ये देखें, ये एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। फर्ज क्या, एक रिलेशनशिप मैंने ये लिख दिया, या एक रिलेशनशिप मैंने ये लिख दिया AX, ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप Y और X के दरमियान कोरिलेशन निकालेंगे तो आपको +1 या -1 कोरिलेशन मिलेगा, डिपेंड करता है कि A का साइन क्या है। अगर A का साइन पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -1, ठीक है। बस आपने ये अब स्केच करके देखना है कि वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा, ठीक है। ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, ठीक जवाब बताया आपने, ठीक है, आपने सही जवाब बताया, लेकिन ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। द मैथमेटिकल फंक्शन y इक्वल टू गैमा रेज टू पावर अल्फा रेज टू पावर बीटा x, ठीक है, ये क्या शो करते हैं? इक्विलेटरल हाइपरबोला, गॉम्पर्ट्स कर्व, ठीक है। ये अगर तीन ऑप्शन देखें तो आपने ये बताना है कि ये कौन सा फंक्शनल फॉर्म है। अच्छा, इसका मैं जवाब नहीं दे रहा आपको, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं कि आपने रिग्रेशन मॉडल के फंक्शनल फॉर्म्स पढ़नी है, फंक्शनल फॉर्म्स, ठीक है। वो एक तो लीनियर है, लीनियर के अलावा बाकी जो है वो नॉन लीनियर है। आप नॉन लीनियर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी और फॉर्म्स मिलेंगी जिनके कुछ नाम हैं, जैसा कि एक नाम ये है, जैसा कि एक नाम ये है, जैसा कि एक नाम ये है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही ऑप्शन है, मैं सिर्फ इनके नाम बता रहा हूँ। अब आपने उन नामों से सर्च करना ताकि आप रटे ना कि ये क्या है, उन नामों से सर्च करें कि इस मॉडल को हम क्या कहेंगे। ठीक हो गया। Question number 23. The hypothesis of specific value of rho can be tested by t-test, z-test, chi-square test and f-test. किससे टेस्ट करते हैं? इसमें आपने एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, एक हाइपोथेसिस में आप रो 0 टेस्ट करते हैं और एक हाइपोथेसिस में आप रो कोई स्पेसिफिक वैल्यू को टेस्ट करते हैं 0 के अलावा, ठीक है। अगर आप ये वाला हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो तो इस सूरत में टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो टी होती है, टी, उस सूरत में आप टी टेस्ट लगाते हैं। अगर आप ये वाला हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो, इस सूरत में टेस्ट स्टैटिस्टिक की असिम्प्टोटिक वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जी होती है। तो ये चूंकि स्पेसिफिक वैल्यू के मतलब है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जी टेस्ट। तो इस तरह का टेस्ट करते हुए आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे? जी टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आप 0 पे टेस्ट कर रहे होंगे तो फिर कौन सा टेस्ट लगेगा? फिर टी टेस्ट लगेगा, राइट। ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इफ फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ y a constant 15 is subtracted and then divided by 2, the regression coefficient beta xy through coded value is। अब आप ये देखें, इस क्वेश्चन में भी ट्रिक है, y की हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया गया है 15 से और डिवाइड किया गया है 2 से। अब आपने ये बताना है कि जो नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो क्या होगा। हमें ये तो पता लग गया हुआ कि अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि 2 से डिवाइड किया हुआ है इस वजह से फर्क पड़ता है। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे और आप सोचेंगे कि इसका जवाब क्या आएगा, क्या डबल हो जाएगा कि हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन नहीं होंगी, सी और डी नहीं होगा, आपने बताना कि क्या होगा ये। क्वेश्चन नंबर 25. If the correlation between two variables is 0, it implies that the two variables are independent, the two variables do not have negative correlation, the two variables are not linearly related, all the above। तो ये ध्यान में रखें कि जो आम कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो, वो ये बताता है कि उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। सी इज द राइट आंसर। अब बजाय देखने में आपको लगता है कि ए राइट आंसर है,
ए राइट आंसर है। सिर्फ इसको हो सकता है कि अगर इसके दरमियान इसके साथ लिखा होता लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर का जो कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो आम कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है वो लीनियर इंटरडिपेंडेंस को मेजर करता है, असेस करता है। तो दैट्स व्हाई ये बताएगा कि दो वेरिएबल जो हैं दे आर नॉट लीनियरली रिलेटेड। अच्छा जी, आगे चलें। अ कोएफिशिएंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन इज नोन एज, किसी भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में, उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी कि अगर आप y लिखते हैं बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3, फर्ज किया इस तरह की वैल्यू हो, ये जो कोएफिशिएंट है ये कहलाते हैं पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर सिंपल रिग्रेशन मॉडल होता तो ये सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाते। अगर ये मल्टीपल होगा तो ये पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाएंगे। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, correlation coefficient is an appropriate measure of relationship between the two variable x and y only if the function relationship between them is linear। ये बात मैंने अभी बताई है आपको कि आम जो correlation coefficient होता है वो किसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है? लीनियर की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। नॉन लीनियर, पैराबोलिक या कोई और तरह का रिलेशनशिप हो तो आम कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो पेयरसन वाला होता है उसको वो मेजर नहीं करता। ठीक है, ये था अब तक के जो था मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब अगर आप थोड़ा सा टाइम बचा है, आपके दिन में कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम नए सेशन के साथ आएंगे। जी, आपके दिन में कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा टाइम है अभी मेरे पास, आप पूछ सकते हैं। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो आपने इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल का कहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं, नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं। ठीक सर, मैंने ये कहा है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, उन पे स्केल से फर्क पड़ता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं। स्केल से तो फर्क पड़ता है उन पर। सर वो निशान स्केल पे लग गया था इस वजह से। अच्छा, उसे ठीक कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ ये वाली बात कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तब फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होते वो। जी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी 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 सर, वो एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने x की वैल्यू 5 बताई हुई थी और y की वैल्यू 10 बताई हुई थी। जी और जी। आपने वो बीटा नहीं, है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 नहीं, ये कहा हुआ था कि x को 5 से डिवाइड किया और y को 10 से डिवाइड किया। जी, ये कहा हुआ था। अच्छा सर, वो हाफ कैसे हुआ? वो तो हमारे पास स्क्वायर नहीं बन जाता, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 25 बनता है ना वो। तो मुझे उसमें उस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। 25 डिवाइडेड बाय 50 आता है ना, तो 1/2 हो गया ना, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपका हाफ हो जाता है। अच्छा, ठीक है। वो अगर आप बीटा, मैंने जनरल वो आपको फंक्शन बताया था ना कि बीटा हैड इक्वल टू x प्राइम x और x प्राइम y। अब आप नया x जो लें x डिवाइडेड बाय 5 लें और नया y जो लें वो लें y डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। अच्छा, तो सर अब ये आप 25 के ऊपर इनवर्स है ना, देखें 25 तो के ऊपर वो 1/25 है ना, जब आप इनवर्स लेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, फिर अच्छा ठीक हो गया, ठीक है। 25/50 आ जाएगा फिर। ठीक है। वो अगर आप, मैं इंशाल्लाह अगर शेयर करूंगा स्लाइड आपके साथ दोबारा अपना वीडियो, तो उसमें शायद वो कैलकुलेशन आपको नजर भी आएंगी, वरना आप अपने तौर पे दोबारा करके देख सकते हैं। इसका सिंपल तरीका ये होता है, क्योंकि एग्जाम में तो ये नहीं कर पाएंगे, वैसे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं आप, कि आप खुद एक मॉडल वेरिएबल लें x और एक y लें, फिर आप एक x को 5 से डिवाइड कर दें, y को 10 से डिवाइड कर दें, दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही ये वाला आंसर मिलेगा जो मैंने बताया था। ठीक है। लेकिन चूंकि आपको जनरल फार्मूला जरूर आना चाहिए ताकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर कर सकें, इस वजह से मैंने वो फार्मूला बताया था आपको। जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर जी, नहीं बात कर हमारे पास कोई रिग्रेशन मॉडल है y को, जी सर नहीं बात कर रहा हूँ सर, हमारे पास कोई रिग्रेशन मॉडल है लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इक्वल टू a प्लस bx,
सर हमें आगे ऑप्शन दिए जाते हैं इट मींस रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन वेरिएबल y, लीनियर इन वेरिएबल x, ये बी ऑप्शन है। लीनियर इन बोथ वेरिएबल्स x एंड y, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सर इसको कुछ समझाएं, इसमें कैसे पता चलता है किस वेरिएबल में लीनियर है मॉडल? जी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें जब आप लीनियरिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि लीनियर इन पैरामीटर और लीनियर इन वेरिएबल। लीनियर इन वेरिएबल का ये मतलब है कि जो वेरिएबल आपके राइट हैंड साइड पे हैं उनकी पावर क्या है। अगर उनकी पावर 1 के अलावा है तो वो नॉन लीनियर होंगे, अगर उनकी पावर 1 है तो वो लीनियर इन वेरिएबल है। और इसी तरह जब आप लेते हैं लीनियर इन पैरामीटर, तो जो पैरामीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पैरामीटर किसी की पावर तो नहीं बन रहे? अगर पैरामीटर पावर में नहीं है तो वो लीनियर इन पैरामीटर है। जब हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसका मतलब ये होता है लीनियर इन पैरामीटर्स। वो हो सकता है लीनियर इन वेरिएबल ना हो। मतलब अगर आपके पास एक रिग्रेशन मॉडल हो कि बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स स्क्वायर, अब एक्स की पावर 2 है, लेकिन उसके बावजूद ये रिग्रेशन मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहलाएगा, क्योंकि ये लीनियर इन पैरामीटर अभी भी है। लेकिन अगर आप कह देंगे एक्स रेज टू पावर बीटा, तो फिर ये नॉन लीनियर मॉडल कहलाएगा। समझ आ गया आपको? ठीक है सर, थैंक यू, समझ आ गई है सर बिल्कुल। जी, वरना मैं रेफरेंस काइंडली आपको अस्सलाम वालेकुम।